पांच मिनट आप लोग रुक जाओ, 5 मिनट। दो मिनट रुक जाइए आप लोग, 2 मिनट।
वापस आते हैं। हेलो, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब फाइन हो गए और मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। शायद स्क्रीन शेयर नहीं किया हूं। यस, आप सब ठीक हो बेटा? चलिए अब पढ़ते हैं। पहले हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले अपन ये बात करते हैं कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया है 29 पे क्या कर ना, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था 4 5 6 से 7 क्वेश्चन, वो आपसे बना या नहीं बना? यस नो? मैंने सॉल्यूशन भी ग्रुप में शेयर कर दिया था, वो TRY1 वाले ग्रुप में किया हूं सिर्फ। हाँ यस मोहित कर, मैंने एटॉमिक पे होमवर्क दिया था। या तो हद यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे होमवर्क दिया था आपको, 7-8 क्वेश्चन था शायद। 1-2 में प्रॉब्लम हुआ है। सॉल्यूशन देखो बेटा ऋतिक राज बेटा सॉल्यूशन देखे हो? सॉल्यूशन मिला तुमको? हाँ, तब भी प्रॉब्लम हुआ है। कोई बात नहीं, अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी तो अब पढ़ाते हैं। और होमवर्क जो नहीं होता है ना ऋतिक राज, उस क्वेश्चन को हमको एक दिन पहले व्हाट्सएप करना होता है। तो हम क्वेश्चन क्या करते हैं ना, कॉपी करके लाते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन सामने होता है। क्वेश्चन सामने मतलब नहीं दिखेगा ना, तो डिस्कस करने में दिक्कत होती है। तो स्क्रीन पे मैं सामने ले आता हूँ उस क्वेश्चन को। हाँ, तो आप क्या कीजिएगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको आप मुझे भेज दीजिएगा कल शाम तक, 9-10 बजे रात तक कल भेज दीजिएगा कि ये डाउट है। तो मैं परसों जब क्लास लेने आऊंगा तो ले लूंगा। हाँ, ड्यूट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन के आइसोटोप को ड्यूट्रॉन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1H2, या इसी को ड्यूट्रॉन बोलते हैं 1D2। ये तो बताया मैंने आपको फर्स्ट क्लास में। और तीसरा होता है ट्राइटियम 1T3। तो ये ट्राइटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। और ये हाइड्रोजन है। अब आपने शायद पूछा ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन। तो ये है, ये मैं रखूंगा नहीं यहाँ पे, तो अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करो, डिलीट कर दूंगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं ड्यूट्रॉन। बताया था मैंने आपको। नितेश कुशवाहा ग्रुप में आया है, आप शायद TRY1 ग्रुप में नहीं होंगे, इसका मतलब इसलिए नहीं गया, क्योंकि टोटल 5 ग्रुप हैं आपके बैच का, जिसमें से मैं 2 ही ग्रुप में फॉरवर्ड किया हूँ, क्योंकि मेरा बैच TRY1 ही है, बाकी के मेरे बैच नहीं है, वो सभी ऑफलाइन में आ गए। तो नितेश कुशवाहा तुम हमको मैसेज कर देना, तुमको मैं TRY1 में डाल दूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने सॉल्यूशन भेजा था। ठीक, अब पढ़ते हैं बेटा। ऋतिक राज, आपको समझ में आ गया ड्यूट्रॉन क्या है? हाँ, वेरी गुड। तो नीतीश कुशवाहा तुम मुझे मैसेज करना ना, तुमको जोड़ दूंगा मैं TRY में, आज कर देना शाम में। तो ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अब मैं पढ़ाता हूँ। बताया था मैं इसको ड्यूट्रॉन क्या है। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल। जब रदरफोर्ड मॉडल आया और रदरफोर्ड कुछ चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो बोर ने कोई मॉडल लाया। बट बोर मॉडल लाने से पहले तक, बोर मॉडल डेवलप होने से पहले तक रदरफोर्ड मॉडल ही था, तो उसी को सच मान के चल रहे थे। बट रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद कुछ कुछ डेवलपमेंट है, उन डेवलपमेंट्स को रदरफोर्ड मॉडल आने के बाद कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उन डेवलपमेंट आते गए तो रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है ना, फेल होता है। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ बोर मॉडल आने से पहले और रदरफोर्ड मॉडल के बाद, उन डेवलपमेंट से बात करते हैं। और जिन डेवलपमेंट्स के कारण बोर ने एक नया मॉडल दिया, दैट इज कॉल्ड बोर मॉडल। सो हेडिंग है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल।
ये थर्ड होगा। फर्स्ट था फंडामेंटल पार्टिकल्स, सेकंड था अर्लियर एटॉमिक मॉडल, थर्ड है डेवलपमेंट्स। लीडिंग टू बोर मॉडल। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा सॉल्यूशन मैंने खुद बनाया है, मैंने ही बनाया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा मॉडल, पूरा सॉल्यूशन मैंने खुद बनाया है और आपको भेजा हूं। तो आपको और जैसा पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आपको सॉल्यूशन नजर आ रहा है। नीतीश कुशवाहा क्या लिख दिया सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्या लिख दिया तुम? कुछ भी लिख मत लिखा करो यार, यहीं पे गुस्सा आ जाता है। जो पढ़ा रहा हूँ देखो ना। हाँ, क्या मन में आया जो तुम एटॉमिक स्पेक्ट्रम लिख दिए? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, आगे पढ़ाऊंगा मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। शायद तुमको ये नजर आया होगा कि रदरफोर्ड मॉडल में हमने कहीं पे लिखा है ड्रॉबैक में कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो शायद तुम ये पूछ रहे होगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। आगे पढ़ाऊंगा मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। पूरा लिखा करो सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। ये उसी समय लिखते जब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ाए थे। अभी मुझे लगा ये अचानक से क्या लिख दिया, मुझे आगे पढ़ाना एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी लिख दिया। या सुना करो, हम बोले थे आपको कल की पिछली क्लास में कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ा रहे हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल। इसमें सबसे पहला है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिना कुछ लिखे हुए चुपचाप पढ़ो। जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सिंपल है और आपका पढ़ा हुआ है। सो जब तक कोई बहुत महान खुजली ना हो जाए तब तक पेज मत लिखना। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव क्या है? वेव इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग सोर्स। जैसे आप क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग है, उसे पकड़ के खींच देते हैं ऐसे, या मान लो वायलिन या गिटार का एक स्ट्रिंग है, उसे आपने पकड़ के छेड़ दिया, ऐसे खींच दिया, तो वेव प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? वेव प्रोड्यूस होता है। या मान लेते हैं कि आप स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर, एकदम स्टिल वाटर है, एकदम शांति से, और आपने ऐसे करके पत्थर फेंका वाटर में, पत्थर तो वाटर में तो गया बट वेव क्रिएट हुआ। ये वेव है। ये क्या है? वेव है। वेव है ये। सो वेव को अगर डिफाइन करें तो इट इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव का हिंदी होता है तरंग। सो नथिंग, कोई डिफरेंट बात नहीं है। इट वेव इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग सोर्स। तो ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, एक वेव बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यह एक वेव है, तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट, सी सी, और इसको बोलते हैं ट्रफ, टी। सी है क्रेस्ट, शिखर, टी है ट्रफ, जो नीचे का पॉइंट होगा, और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो वेव को डिफाइन किया कि वेव इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग सोर्स। और जस्ट मैंने बोला कुछ भी, बाई एक्सिस में कुछ भी ले लो, एम्पलीट्यूड वगैरह कुछ भी ले लो, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव ले लो, है ना। एक्स एक्सिस, अब एक्स ही लिखते हैं, वाई ही लिखते हैं। एक्स है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो यह एक वेव है। तो होता क्या है कि जो पीक पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रफ।
और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव crest or trough is called wavelength. यूनिट होगा, डिस्टेंस है तो मीटर होगा। अदर यूनिट्स है नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर। ये काफी कॉमन है। 1 नैनोमीटर होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रम होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर होगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। ये कुछ कॉमन यूनिट है वेवलेंथ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। जैसे वेवलेंथ को हमने जो डिनोट किया था वो लैम्बडा से डिनोट किया था, वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट किया था, और इसीलिए लैम्बडा इन दोनों के डिस्टेंस को, दो कंजिक्यूटिव ट्रफ या दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के डिस्टेंस को लैम्बडा डिनोट कर रहा हूं, और लैम्बडा है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? न्यू। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second। एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव पास करते हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक एक वेव हुआ, एक लैम्बडा होगा ना, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक वेव हुआ। तो किसी एक पॉइंट से ऐसे ऐसे कितने वेव एक सेकंड में पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को डिनोट करते हैं hz से, और हर्ट्ज इज नथिंग बट सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मींस 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स। वेलोसिटी, वेलोसिटी आप समझते हैं कि अगर वेव पास कर रहा है एक पॉइंट से तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी का डेफिनेशन भी आपको क्लियर है कि वेलोसिटी क्या चीज होता है। बस हम एक रिलेशन बताना चाहते हैं कि वेलोसिटी v बराबर होता है न्यू लैम्बडा, v बराबर होता है न्यू लैम्बडा। ये एक रिलेशन है, ये भी आप जानते होंगे कि v बराबर होता है न्यू लैम्बडा। आप देखो ना, लैम्बडा का यूनिट है मीटर, न्यू का यूनिट है पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आ गया मीटर पर सेकेंड, सो वेलोसिटी हो गया। अनदर पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को a से डिनोट करते हैं, and it is just height of crest or depth of trough। height of crest or depth of trough is called amplitude। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो, ये जो क्रेस्ट की हाइट है ये एम्पलीट्यूड है, या ये जो डेप्थ है इसकी
ये एम्पलीट्यूड है। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ए बराबर है एम्पलीट्यूड। एक लास्ट टर्म है वेव नंबर। और वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार से। क्वांटिटी 1/λ इज कॉल्ड वेव नंबर। क्वांटिटी 1/λ is called wave number. So nu bar is equal to 1/λ. So wave number की भी बात हो गई। ऐसा यूनिट इसका होगा मीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट होगा मीटर इनवर्स। तो ये जो 5 टर्म मैंने बताए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है? बोलना यस नो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यस मोहित कर, तुम शायद लिख रहे हो न्यू ए भी वेलोसिटी होगा ना? न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और ए मतलब एम्पलीट्यूड, ये कह रहे हो? यही यही पूछना चाह रहे हो ना? यस मोहित कर, नहीं होगा वो। एम्पलीट्यूड एक्चुअली क्या होता है ना, वेरी करता रहता है कि क्या आपने बाई एक्सिस में लिया है, एनर्जी पर यूनिट लिया है या क्या लिया है, बाई एक्सिस में लिया क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तो नहीं होगा वो। इसीलिए तो ए का यूनिट नहीं लिखे। तो हमने जस्ट ये बोला कि हाइट ऑफ क्रेस्ट और ड्रिफ्ट इज ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब वेव को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो बाई एक्सिस में क्या लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। बाई एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एनर्जी इंटेंसिटी हो सकता है, तो उस पर डिपेंड करेगा ए का यूनिट। तो इसलिए मैंने कुछ गारंटी के साथ नहीं लिया। बाई एक्सिस में चीजें बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यू इंटू ए वेलोसिटी नहीं होगा, ए का यूनिट नहीं दिखा ना, इसलिए मैंने सिर्फ ये बोला बाई कंपोनेंट को एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। आई मेरी बात समझ में? इसमें आप एक्स एंड वाई कुछ भी ले लो। एक्स तो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, एक्स है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और आप चाहो तो वाई में एनर्जी ले लो या इंटेंसिटी ले लो तो ज्यादा बेटर है। इंटेंसिटी ले लो वाई एक्सिस। एक्स है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और वाई एक्सिस में आप इंटेंसिटी ले। हाँ, सेम रहेगा ना, नेचर ऑफ ग्राफ सेम रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आइए इस थ्योरी को लिखते हैं कि लाइट रेज का मतलब है जो लाइट आप यूज करते हैं उनके रेज, एक्स रेज, गामा रेज, एक्सेट्रा, emit energy continuously, in the form of a wave called electromagnetic wave.
EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने कहा लाइट रेज, जैसे विजुअल लाइट, जो बल्ब की लाइट होती है या जो सनलाइट है वो, एक्सरेज, एक्सरेज भी होता है कुछ, आप शायद जानते होंगे, गामा रेज, ये सब कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में, और उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये देखिए कि दिस वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग these waves consist of oscillating electric and magnetic field in phase perpendicular in phase perpendicular to each other। perpendicular लिखा हूं, समझ में आ रहा है? perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ये। फिर से पहला पॉइंट देखिए कि जो भी सनलाइट है, जो भी लाइट है, या एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव, आप सुनते हैं ना, रेडियो मिर्ची 98.5 है, या माइक्रो ओवन में जो वेव होता है माइक्रोवेव, ये सब कंटिन्यूअसली इमिट करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। वेव के फॉर्म में एनर्जी इमिट करती है और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वेव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों फील्ड। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही नहीं होते हैं, ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। और ये दोनों जो फील्ड हैं वो फेज में होते हैं। तो अब इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा फिगर पे ध्यान दीजिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है एक्स एक्सिस की तरफ। और मान लेते हैं कि वाई एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेव जा रहा है एक्स एक्सिस में, और वेव जा रहा है एक्स एक्सिस में, और इस वेव से क्या हो रहा है, हमें वेव से क्या हो रहा है यहाँ देखिएगा, समझ में आ जाएगा, तभी समझ में आएगा आपको इन फील्ड कि जैसे ये वेव जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो यहां से निकला वेव इधर जा रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, और जिस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रहा था, ठीक उसी मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा था। जिस मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर, ठीक उसी मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहां से इधर चढ़ रहा था, उसी पॉइंट से इधर आ रहा था। अगर एक मोमेंट पे ये चीजें हो रही है तो ये इन फेज है, एक फेज में। मतलब ऐसे समझिए कि जिस मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल करके यहां पहुंच रहा है, ठीक उसी मोमेंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलकर यहां पहुंच रहा है, ठीक उसी मोमेंट पे दोनों एक साथ निकला, ये यहां पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंचा, मींस ये फेज है। ये क्या है? इन फेज है। मुझे बताना, इन फेज समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया, चलो इन फेज समझ में आ गया, वेरी गुड। सो अभी इतना याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जो कंसिस्ट करता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों ही फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। इतना याद रखेंगे। All the electromagnetic wave travel with same speed equal to a speed of light।
all the electromagnetic wave travel with same speed equal to speed of light, और स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं, वेयर c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। शायद आप जानते होंगे सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं और उनका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, और वो ये होता है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। A speed of light in air, a speed of light in air, it's slightly less than that in vacuum. It's slightly less than a speed of light in vacuum. But the difference is so small. But the difference is so small that it, but the difference is so small that it can be neglected. देखिए ऊपर से 1 2 3 4 पॉइंट लिखा, इन चारों पॉइंट में कोई दिक्कत है तो अभी पढ़ के बोल दो। इन चारों पॉइंट में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल दो। कोई दिक्कत है बेटा? हाँ, अब देखो, according to this theory, electromagnetic theory, does microwave emit heat due to waves? Yes, माइक्रोवेव हीटिंग प्रोड्यूस करने वाला वेव है, और वही माइक्रोवेव है ना, हीट प्रोड्यूस करता है, तभी तो खाना पकता है। पिज्जा लाते हैं, उसमें गर्म करते हैं, उसके बाद खाते हैं, यम्मी। है ना अनुज्ञा? सो ये जो थ्योरी है लाइट का, एक्चुअली मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। लाइट की दो थ्योरी होती है, एक थ्योरी के हिसाब से लाइट वेव की तरफ बिहेव करता है, और दूसरी थ्योरी के हिसाब से लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। तो हम अभी लाइट की वेव वाली थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर हम आपको लाइट की पार्टिकल वाली थ्योरी पढ़ाएंगे, और फिर बाद में बोल देंगे लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एक दो पॉइंट और है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी ऑफ वेव is directly proportional to intensity of light. कहेगा सर इंटेंसिटी क्या है सर? तो यहां पर इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर को बोलते हैं इंटेंसिटी। हियर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
या इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है is energy per unit area per unit time. इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस थ्योरी के हिसाब से एनर्जी जो है लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी आप ले सकते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या बेटर टू से, एम्पलीट्यूड कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बेटर टू से कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये अपन देख लेते हैं। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। सारे में सारे की वेलोसिटी क्या होगी? सारे की वेलोसिटी होगी वही लाइट की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पता है तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से कोई एक डाटा अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपका काम चल जाएगा, कोई भी एक डाटा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है रेडियो वेव, मान लेते हैं आपको रीजन नहीं भी याद है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी 10�9 हर्ट्ज से छोटी होगी, तो आप ऐसे सोच सकते हैं यार रेडियो वेव क्या होता था, रेडियो वेव 97.5 मेगाहर्ट्ज, 97.5 मेगाहर्ट्ज मींस 97 को 100 मान लो। अब मेगा 10⁻⁶ तो 10⁸ हर्ट्ज का उसका फ्रीक्वेंसी है, तो वह रेडियो वेव है ना। दूसरा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁹ से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। तो रेडियो वेव आपका काफी कॉमन है, जितने भी आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो मिर्ची और क्या क्या पता नहीं, मैं तो नहीं सुनता हूँ, है ना वो। उसके बाद माइक्रोवेव आपके घर में होता है, ये खाना बनता है इसमें, है ना। तीसरा है इंफ्रारेड, रिमोट में होता है, रिमोट कंट्रोल जो होता है, रिमोट कंट्रोल में बैटरी लगाते हैं और एक छोटा सा पॉइंट होता है, वहां से लाइट निकलती है, वो सिग्नल देता है आपके जो भी टाटा स्काई का बॉक्स है उसे, और चैनल लगाते हैं या चेंज करते हैं। तो इंफ्रारेड होता है उसमें से इंफ्रारेड कैन नॉट पास थ्रू वॉल। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप उस दूसरे कमरे में हैं और वहां से टीवी का चैनल चेंज कर देंगे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। टीवी के पास जाएंगे तभी चैनल चेंज होगा। नेक्स्ट है विजुअल रीजन। विजुअल रीजन वो रीजन है जिससे हम देखते हैं, जैसे सनलाइट जो आ रहा है या लाइट जो बल्ब है उससे जो लाइट निकल रही है उससे हम देख पाते हैं, तो वो विजुअल रीजन है। बहुत नैरो रेंज होता है, 3800 to 7800 एंगस्ट्रॉम होता है इसका विजुअल रेंज, है ना। यहाँ पे 4000 to 7000 लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम, या आप 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7200 एंगस्ट्रॉम ले सकते। एक ही बात है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजुअल रीजन, विजुअल रीजन से फिर हायर आ जाता है। हाँ, ध्यान रखना है कम से कम, जैसे विजुअल रीजन नहीं ध्यान रखोगे, ध्यान रखना है एक कोई एक चीज ध्यान रखो ना, या तो वेवलेंथ रखो या फ्रीक्वेंसी रखो, या दोनों का मिक्सचर भी रख सकते हो, लेकिन कोई एक डाटा का ध्यान रखना चाहिए कि इस ऑर्डर का होता है। हम ही नहीं करें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऑर्डर। विजुअल रीजन का फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज का होता है, इतना कम से कम ध्यान रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सी का डाटा आप जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं, सी बराबर न्यू लैम्ब्डा। तो अल्ट्रावायलेट भी आप जानते होंगे, सन से जो हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना। आजकल कुछ कार की हेडलाइट में ऐसी लाइट लगाई जाती है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, जेनन लैम्प बोलते हैं। तो लोअर ऑर्डर का अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। ये इंटेंसिटी के लिए आप ये पढ़ लीजिए, ये
इस थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और आगे हम एक थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी नहीं लिखो ना कुछ, हम जब पूछें कोई डाउट तब भेजना मुझे। इस थ्योरी के हिसाब से एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है इंटेंसिटी। आगे हम एक थ्योरी पढ़ाएंगे, उस थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो अलग अलग थ्योरी में अलग अलग डिफिनेशन आएगा इंटेंसिटी का। अभी तो आप दिमाग में इंटेंसिटी का मतलब यही रखिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बटा एरिया इनटू टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ऋतिक राज, तुम्हारा ये क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ हमेशा लाइट इमिट होती है, ऐसा कहना मतलब हम तो सिर्फ विजुअल लाइट देख, शायद आपका लाइट कहने का मतलब है विजुअल लाइट, तो हम तो सिर्फ विजुअल लाइट देख पाएंगे ना, बाकी तो देख नहीं पाएंगे। अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरेज। एक्सरेज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रे है। कैसे? ह्यूज, इस एक्सरे के डिस्कवरी के बाद मेडिकल साइंस में आप समझो एकदम रिवॉल्यूशन आ गया। जेसी रोएंटन साहब ने इसकी डिस्कवरी की और इतना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है एक्सरे का कि मेडिकल साइंस में इसके बाद समझो कि एकदम रिवॉल्यूशन आ गया, बहुत सारी चीजें होने लगी। क्योंकि बॉडी को के अंदर के पार्ट को एक्सरे के थ्रू वो देख लेते थे कि अंदर में प्रॉब्लम क्या है ना, कि अंदर में कैंसर है या क्या है। एक्सरे तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, एक्सरे वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, मेडिकल साइंस में समझिए क्रांति लेके आया ये। तो एक्सरे भी आप जानते ही होंगे, बहुतों का एक्सरे होता भी है ना, बीमार लोगों का। गामा रेज, ये आउटर स्फीयर में बनता है गामा रेज, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। अब गामा रेज के बाद होता है कॉस्मिक रेज। इसको आप ले लो 3 × 10⁻19 टू 3 × 10⁻20, और इसे ले लो 3 × 10⁻20 टू इंफिनिटी। गामा रेज के बाद होता है कॉस्मिक रेज, ये आउटर स्फीयर में बनता है। बाकी गामा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, ये आप जानते होंगे। तो थोड़ी बहुत रेंज अगर आप फ्रीक्वेंसी का याद रखते हैं तो ये अच्छा है। जब ऊपर से नीचे आएंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कम से कम अगर डाटा नहीं याद रखते हो तो ये याद रखो कि ऊपर से नीचे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, वेवलेंथ डिक्रीजेज। ये जरूर याद रखें। अगर कम से कम इतना तो कम से कम याद रखेंगे ना कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इतना तो याद रखेंगे ना। तो ये जरूरी है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रही है। इतना तो याद रखोगे ना, कम से कम इतना याद रखें। दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी निकल कर आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ये जो थ्योरी निकल कर आया, इस थ्योरी में, दिस थ्योरी सक्सेसफुली, लाइट की थ्योरी है तो दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स first, interference of light. Second, diffraction of light. But failed to explain black body radiation. Second, photoelectric effect.
ये मैं क्या पढ़ाया इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइट की दो थ्योरी होती है, दूसरी थ्योरी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये लाइट का टोटल 4 फिनोमेना मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक फिनोमेना इंटरफेरेंस लिया, एक लिया डिफ्रैक्शन, तीसरा लिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन और चौथा लिया फोटो इलेक्ट्रिक। इन 4 में से 2 फिनोमेना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाता है। कहिएगा सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो लाइट चैप्टर में पढ़िएगा फिजिक्स में इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे अपन नहीं पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी ये फेनोमेना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उस फेनोमेना को ये थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। बट लाइट के 2 और फेनोमेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक। इन दोनों फेनोमेना को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है, और ये दोनों फेनोमेना आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक। तो इसको हम यहाँ पढ़ाएंगे। कोई डाउट है? अब आप पूछ सकते हो क्या कहना चाहते हो। यस मोहित कर, फ्रीक्वेंसी पता लगने से वेवलेंथ का आइडिया कैसे लगता है? बेटा यस मोहित कर, सी बराबर न्यू लैम्डा होगा ना, तो अगर न्यू पता है, सी तो सबका सेम ही है, तो लैम्डा निकल जाए। यस मोहित कर, समझ में आ गया? अनुज्ञा सक्सेना, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संग हमेशा लाइट भी इमिट होती है? वो दिखेगा नहीं आपको, जरूरी नहीं है। लाइट जो दिखेगा वो विजुअल रेंज ही दिखेगा, उसके आसपास। जैसे आपको कहाँ दिखता है? रिमोट से इंफ्रारेड निकलता है, दिखता है कि कोई लाइट निकल के गई वहां? नहीं। हाँ, सो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन आपको फिजिक्स में पढ़ना है लाइट चैप्टर में। तो अभी यहाँ पे नहीं कुछ क्वेश्चन करेंगे कि क्या है इंटरफेरेंस, बस ये जानेंगे कि ये थ्योरी दोनों लाइट के फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देता है। बट लाइट के कुछ और फेनोमेना है जो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे। सेकेंड थ्योरी है लाइट की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। लाइट की थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, फर्स्ट थ्योरी। इस थ्योरी से लाइट की कुछ अच्छा आप ये मत करना कौन सी थ्योरी सही है, दोनों सही थ्योरी सही है। इस थ्योरी के हिसाब से लाइट वेव है। लाइट क्या है? वेव है। लाइट की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, इस थ्योरी के हिसाब से। और लाइट की एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से, इस थ्योरी के हिसाब से। बट अगली थ्योरी कहेगा कि नहीं, एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। यार नितेश कुशवाहा, क्या आलतू फालतू बात कर रहे हो यार, कुछ भी पूछ दो यार। अरे भाई, जो विजुअल है वो विजुअल लाइट है, और जो विजुअल नहीं है वो विजुअल लाइट नहीं है, तो वो कोई दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके पहले वाली थ्योरी कर रहा था कि लाइट वेव है, ये थ्योरी कहता है कि नहीं, लाइट छोटा छोटा पार्टिकल है, एनर्जी का पार्टिकल है। और जब ये बोला कि लाइट एनर्जी का पार्टिकल है, इसने एक्सप्लेन किया कुछ कुछ, तो इसको भी विश्वास नहीं था कि मैंने जो थ्योरी दिया है वो सही है। प्लैंक्स को भी विश्वास नहीं था कि मैंने जो थ्योरी दिया है वो सही है। थोड़ा अजीब लगता है कि लाइट पार्टिकल है। बट लेटर ऑन आइंस्टीन पिक्चर में आया, और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तब प्लैंक्स को लगा कि अरे यार क्या थ्योरी दिया है मैंने, देखो आइंस्टीन के सपोर्ट के बाद प्लैंक्स को लगा यार मैंने तो बहुत शानदार थ्योरी दिया है, उसका एकदम, है ना। सो अब मैं इसे डाउन कर देता हूँ।
सो देखते हैं ये थ्योरी क्या है। ये थ्योरी कहता है रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब discontinuously in the form of a small energy packets called photon और क्वांटम। एक फोटोन मींस एक क्वांटम, फोटोन का ही एक तरह से दूसरा नाम हो गया क्वांटम। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन is equal to E, it is equal to h nu, it is equal to hc by lambda। देखिए, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी रेडिएट होती है या एब्सॉर्ब होती है, वो एनर्जी छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के रूप में होती है और उससे बोलते हैं, लाइट के एनर्जी के पैकेट के रूप में होती है और उससे बोलते हैं फोटोन, छोटे छोटे पैकेट। और एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी, जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप जानते होंगे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एच की वैल्यू आपको पता होगा शायद। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये बराबर होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। टोटल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। उसने कहा कि लाइट की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि या तो एक फोटोन की एनर्जी होगी टोटल लाइट, या दो फोटोन की होगी, या तीन फोटोन की होगी। ऐसा नहीं होगी कि टोटल एनर्जी होगी वो 2.5 फोटोन की होगी, ऐसा नहीं होगी। ये है क्वांटाइज्ड का मतलब। जैसे मैंने कहा था चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या दो होगा, या तीन होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। उसी तरह से लाइट की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन होगी। 10 फोटोन होगा, 10 का पावर 20 फोटोन होगा, 10 का पावर 30 फोटोन होगा, 2.5 फोटोन नहीं हो सकता। टोटल एनर्जी emitted or absorbed is quantized। E total बराबर NHU। एनर्जी ऑफ 1 mole of photon is called 1 Einstein एनर्जी। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया हूं कि 1 आइंस्टीन एनर्जी बोलते हैं, एक मोल फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे 1 आइंस्टीन एनर्जी बोलते हैं। मतलब 1 आइंस्टीन बराबर हो जाएगा एवोगाद्रो नंबर इंटू एच न्यू। According to this theory,
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये थ्योरी ये कहता है। एंड एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ intensity of light। ये थ्योरी कहता है एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक और मतलब मैं बता रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या समझते हैं? जैसे डिम बल्ब जल रहा होता है या बहुत तेज जल रहा होता है, हाई वोल्टेज वाला, तो डिम बल्ब जब जल रहा होता है तो कहते हैं यार लाइट की इंटेंसिटी कम है, और बहुत हाई वोल्टेज वाला बल्ब जल रहा होता है तो कहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। हाँ, दैट इज आल्सो इंटेंसिटी, वो भी इंटेंसिटी है, वो भी क्या है? इंटेंसिटी है। So according to this theory, energy is directly proportional to frequency and inversely proportional to wavelength. So, and energy is independent of intensity of light. ये theory कह रहा है कि energy is independent of intensity of light. कहिएगा सर यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? तो अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। हेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स number of photons emitted per second। यही पॉइंट समझना है, लास्ट वाला पॉइंट। उस थ्योरी के हिसाब से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इंटेंसिटी के, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता था फ्रीक्वेंसी के। इस थ्योरी के हिसाब से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और एनर्जी इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उस थ्योरी में इंटेंसिटी को मैंने डिफाइन किया था, वही ब्राइटनेस जो आप बोल रहे हैं ना, ब्राइटनेस वही है इंटेंसिटी। मींस उस थ्योरी में एनर्जी है, इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस थ्योरी में इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड की, उस जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, उससे एक सेकंड में कितना फोटोन बाहर निकल रहा है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस थ्योरी में। तो एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स। एक चीज बताना, कंफ्यूजन हो रहा है क्या यहाँ पे? जो मैंने बोला इस थ्योरी में ऐसा ऐसा होगा, थोड़ा बहुत इंटेंसिटी क्लियर हुआ? नहीं हो रहा। अनुज्ञा सक्सेना, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? लिख के बताओ। इंटेंसिटी का दो डिफिनेशन लेके चलो। पहले थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और दूसरे थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। रेडिएंट एनर्जी कौन इमिट कर रहा है? कोई भी लाइट सोर्स, बल्ब हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, या कोई भी लाइट सोर्स रेडिएंट एनर्जी इमिट कर रहा है। जो भी लाइट का कोई भी सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां से निकल रहा हो, लाइट का कोई भी सोर्स, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। जो वेव आपको लाइट मिल रहा है, वो जो आपको लाइट मिल रहा है वो एक थ्योरी कहता है वेव है, उसके हिसाब से चलता है। एक थ्योरी कहता है कि नहीं, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं। वो दूसरा थ्योरी अभी पढ़ा रहे हैं, वही थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, यहाँ पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। सो लाइट हैज डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। हाँ, लाइट के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो लाइट हुआ, हम ये सिर्फ विजुअल लाइट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए पढ़ रहे हैं। ये हम सिर्फ विजुअल लाइट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए पढ़ रहे हैं। फिर से देखो, मेरी बात सुन लो।
लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लाइट इज ए वेव, उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लाइट की जो एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जहां इंटेंसिटी को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे तो ब्राइटनेस आप समझते ही है, बट इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दूसरी थ्योरी के हिसाब से लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, अ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और एक पैकेट को बोलते हैं फोटोन या क्वांटम। इस थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इस थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हुआ, तो इस थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट का नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। इतना ही मैंने पढ़ाया, जो कंट्रोवर्शियल आपको लग रहा है ना, इतना ही पढ़ाया। अब दोनों ही थ्योरियां सही है, दोनों ही थ्योरी सही है, हम सिर्फ ये बोले कि लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अनुज्ञा बताओ, थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। So light has dual characteristics. Conclusion लिख रहा हूं, light has dual characteristics. It behaves like wave. It behaves like wave as well as a particle. कोई बात नहीं, ये बोल रहे हो कि आपने सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स लिखाया था। चलो वही लिख लेते हैं पहले, वही लिख लेते हैं पहले। This theory successfully explains मैं भूल गया था कि ये लिखाया था। फर्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों पढ़ाएंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट फेल्ड टू एक्सप्लेन फर्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे पूछेगा कि क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसको एक्सप्लेन करता है, तो ये आपको पता रहेगा ना कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करता, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकते हैं। अब कंक्लूजन लिख रहा हूं, सो लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक लाइन और लिखूं, बोथ दिस थ्योरी आर करेक्ट। Both these theories are correct, and light has dual characteristics. It behaves like a wave as well as particles. वेव हो गया और पार्टिकल की तरह हुआ फोटोन, फोटोन्स। अब थोड़ा क्लियर हुआ पहले से?
नहीं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को प्लैंक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करे, वो भी थ्योरी एक्सप्लेन होगी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब एक्सप्लेन होगी वेव थ्योरी। नोट, एक मैं यूनिट लिखना चाहता हूं यहाँ पे, एनर्जी होता है hc बाई लैम्डा। तो h की वैल्यू कांस्टेंट है और c की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर आप एनर्जी इन जूल निकालना चाहते हैं, एनर्जी इन जूल निकालना चाहते हैं, तो h लेना होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c लेना होगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा लेना होगा आपको इन मीटर, एनर्जी जूल में आएगा। बट कभी कभी हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। अगर आप एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना चाहते हैं तो hc का वैल्यू आएगा 12400 इन दोनों के प्रोडक्ट का इस यूनिट में, और लैम्डा लेना होगा इन एंगस्ट्रॉम। एक और फॉर्मूला है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना चाहते हैं तो 1240 होगा, और उसके इसमें लैम्डा लेना होगा इन नैनोमीटर। तो खासकर ये दोनों फॉर्मूले, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों फॉर्मूले काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो इसे आप याद रखिए, काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि अगर E बराबर hc बाई लैम्डा होता है, लेकिन अगर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो hc की वैल्यू 12400 होगी। मतलब ये हुआ, दैट इज क्या मतलब हुआ कि hc बराबर होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, या hc बराबर होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। जैसे एससी का ये वैल्यू होता है ना 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ये ऐसा यूनिट में होता है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो ये 12400 आएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में निकालेंगे तो ये 1240 आएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। हाँ, अब देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। पहले तो ये देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। तो ए परफेक्ट बॉडी which emits or absorbs radiations of all frequencies is called black body। एक ऐसा बॉडी जो सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता हो या सभी लाइट को इमिट कर सकता हो, ऐसे बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। एंड रेडिएशन बाय ए ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
अब देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है और ये टेम्परेचर T1 पे है। इसको आप T1 कर दो, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5। इसका टेम्परेचर आप T1 कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ा दो T3, T3 इज ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर बढ़ा दो T4, T4 इज ग्रेटर देन T3। और हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं, इस ब्लैक बॉडी को हीट करके टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखते क्या है कि ब्लैक बॉडी का कलर चेंज हो गया। टेम्परेचर बढ़ाए तो ये रेड हो गया, और बढ़ाए ब्लू हो गया, और बढ़ाए व्हाइट हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि कोई ब्लैक बॉडी है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे मींस उस ब्लैक बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था तो ब्लैक बॉडी और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक दिखना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को एनर्जी देके टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो अगर एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है तो ब्लैक बॉडी और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक दिखना चाहिए, उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उस थ्योरी के हिसाब से, उस थ्योरी के हिसाब से एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम ब्लैक बॉडी की एनर्जी बढ़ाएंगे तो होना क्या चाहिए, वो और ब्लैक, उसकी इंटेंसिटी बढ़नी तो और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक दिखनी चाहिए, ब्लैक की ब्राइटनेस एकदम बढ़नी चाहिए। बट होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ब्लैक बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लैक से रेड, रेड से ब्लू, ब्लू से व्हाइट होता है। इसका मतलब कलर चेंज होना मींस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। कलर चेंज होना, चेंज ऑफ कलर इंडिकेट्स दैट फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। तो साइंटिस्ट ने कहा जरूर इसका मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो जो कौन सा थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, प्लैंक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन? प्लैंक्स थ्योरी। आप, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। On increasing temperature, that is by providing energy, by providing heat energy, color of black body changes. This indicates that एक लाइन ये लिखो पहले, color changes due to change in frequency. This indicates that energy depends upon frequency. इस फेनोमेना से पता चला कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये जो पॉइंट मैं लिखा हूं, ये पढ़ के बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया।
हिमाक्षी जैन, आज आपका कुछ नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, आप बताइए ये आप समझे या नहीं समझे? हाँ, वेरी गुड। अब मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशंस अरे यार अच्छे से लिखा हो ना, ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी या ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। हमने जो ग्राफ पीछे बगल में बनाया हुआ है वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। मीन्स ये जो ग्राफ है यहां पर, ये जो ग्राफ है यहां पर, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में वेवलेंथ है और बाई एक्सिस में इंटेंसिटी है आई। बाई एक्सिस में क्या है? इंटेंसिटी। और इसको आप वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। क्योंकि हम वेवलेंथ लिए हैं तो आप वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बोल दीजिए। तो आप देखिए अलग अलग कलर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर आ रहा है ब्लैक बॉडी का। अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ भी देखो ना, शुरू में ब्लैक बॉडी था, 3500 केल्विन पे ब्लैक बॉडी, 4000 केल्विन पे ये हल्का 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 ब्लू स्क्रीन जैसा लग रहा है, पता नहीं कौन सा कलर है। आई एम नॉट आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई दिस कलर। ये 4000 केल्विन पे कैसा कलर है? हल्का हल्का ग्रीन, स्काई ब्लू। ओके, इट्स फाइन, स्काई ब्लू। 5500 केल्विन पे ये ब्लू है, डीप ब्लू कलर है। 5000 केल्विन पे ग्रीन कलर है। 5500 केल्विन पे रेड कलर है। तो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है, और टेम्परेचर जब ब्लैक बॉडी का चेंज होता है तो कलर चेंज हो जाता है। ये दिखाता है आपको। तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर चेंज होने पे कलर चेंज हो रहा है। मींस टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। और कलर चेंज हो रहा है, इट मींस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। क्यों यस मोहित कर, क्यों हंस रहे हो बेटा? सो ओवर हो गया क्लास, अब मैं आपको भेज दूं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमें इतना ही पढ़ाना है। और एक चीज और, होमवर्क आप ले लो प्लीज, मैं एक बार सीट देखूं। सीट, पीसी नर्चर हैंडआउट, पीसी सीट, सीट पीसी एटॉमिक। होमवर्क दे दूं? होमवर्क देने से आपका क्लैरिटी ज्यादा रहेगा। सॉल्यूशन भेज ही दिया हूं मैं। हालांकि क्वेश्चन कराना था मुझे यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं कराया हूं, बट बिना क्वेश्चन कराए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप ट्राई करके देखना, सोल्यूशन भी है ही मेरे आपका मेरे पास। तो आपका होमवर्क है बेटा 11 से 20, S1 11 से 20 आपका होमवर्क है। S1 में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 मैं लिख देता हूं। होमवर्क एटॉमिक S1
क्वेश्चन नंबर 11 to 20, बस यही है, 10 क्वेश्चन लीजिए आप। बाय एवरीवन। समझ में आया लेक्चर आज का? वेरी गुड। क्वेश्चन भेजोगे तभी ना, ऐसी डिस्कशन डिस्कशन तो कर ही दिया हूं मैं एक बार। क्वेश्चन भेजोगे, क्या करना है, ये सब कुछ बताओगे तभी तो यार। लिख के निशांत प्रताप सिंह, तुमको जो कुछ कहना है पूरा डिटेल से मुझे व्हाट्सएप करो। तुम चाहते क्या हो रेडॉक्स में, चाहते क्या हो, ये मुझे व्हाट्सएप करो, फिर अपन देखेंगे। जो सिलेबस को पीछे करके मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। सिलेबस को पीछे करके मैं कुछ नहीं करूंगा, उसके लिए एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ेगा। सिलेबस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय एवरीवन।